Good evening, class. So, after a little gap, we are back again for our online classes, and we were studying the chapter 4 chemical bonding and molecular structure in your chemistry. In the previous class, we have learned about the parameters of the bonds, जिसमें हमने कई सारी के उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था. पहला था हमारा बॉन्ड लेंथ, फिर था बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, एंड इसके बाद हमने एक रेजोनेंस प्रॉपर्टी को भी स्टडी किया था. ठीक है, रेजोनेंस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ. ठीक है, रेजोनेंस में हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का है, जब भी किसी मॉलिक्यूल्स का जो भी मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्मेशन हो रहे हैं उनका एक या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. ठीक है, एंड उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. जो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने ओजोन का पढ़ा था, ओजोन में दो स्ट्रक्चर पॉसिबल थे कि एक ये पॉसिबल था, दूसरा ये स्ट्रक्चर पॉसिबल था. ठीक है, एंड हमने इसका एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर भी फॉर्मेशन किया कि जो डबल बॉन्ड है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, यहां से वहां जा सकता है. ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं. लेकिन हम उसी स्ट्रक्चर्स को प्रिफर करते हैं जो कि लीस्ट एनर्जेटिक होते हैं. जैसे कि हमने CO माइनस के केस में स्टडी किया था, C डबल बॉन्ड ओ मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में भी दिया है, एंड मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि इसके भी 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. हम इसी स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस का टॉपिक बोलते हैं. तो रेजोनेंस में क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, वो कभी नहीं बदलने वाला है. बदलेगा क्या, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा कंटिन्यूसली. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एंड विच स्ट्रक्चर इज कंसिडर लीस्ट एनर्जेटिक स्ट्रक्चर. लीस्ट एनर्जेटिक क्योंकि जिसके पास जितनी कम एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा. केमिस्ट्री का रूल क्या बोलता है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना लीस्ट स्टेबल, जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल. तो कुछ दिन हमने कुल मिलाकर के 5 बॉन्ड पैरामीटर्स स्टडी किए थे. एंड हमारा लास्ट एंड 6 जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट ये आपका 6th पैरामीटर है. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 5 स्टडी किया था. इफ यू हैव एनी डाउट अगेन रिगार्डिंग दी टॉपिक, सो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो. यू में आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एंड नाउ आई हैव टू स्टडी डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट का मतलब ये था कि जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर के कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा पोल जनरेशन होता है. वो कैसे होता है, तो देखते हैं कि जस्ट सपोज जब सेम मॉलिक्यूल्स मेरे जुड़ रहे हैं, जैसे मान लो O डबल बॉन्ड O, तो यहां पे क्या हुआ, जिन इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया गया, अब दोनों ऑक्सीजन इक्वल एनर्जी के हैं, तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास इक्वल एनर्जी से अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जा पाएगा और वहीं का वहीं रहेगा. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नजर नहीं आया. लेकिन जब दो अलग अलग कंपाउंड आपस में कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जस्ट सपोज लाइक HCl, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना Cl के साथ क्या किया, शेयर किया. अब मुझे पता है मेरा क्लोरीन जो है वो 3rd मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का. कौन सा, पूरे पीरियोडिक टेबल का 3rd मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन हमने क्या स्टडी किया था, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे तो शेयर्ड पेयर है, तो यूजुअली क्या होता है, क्लोरीन अपने आदत से मजबूर होकर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. क्या करता है, अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है. यानी जो इलेक्ट्रॉन मेरा यहां और यहां होना चाहिए था, अब वो अब वहां नहीं होकर के यहां पे हो जाता है. ठीक है, यानी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट कर दिया, जिसको हम इस सिंबल से शो करते हैं, एरो से शो करते हैं. यानी इलेक्ट्रॉन मेरा क्लोरीन की तरफ मूव कर रहा है. तो जनरली इसमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अब जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. अभी पूरा इलेक्ट्रॉन तो नहीं छीना, थोड़ा सा छीना है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज. और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है. तो यहाँ पे क्या हो गया, एक डाइपोल जनरेट हो गया. डाइपोल यानी जहां पे चार्जेस क्रिएट हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए. तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट कब जनरेट होगा, जब 2 डिफरेंट कंपाउंड, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस दौरान उनके अंदर डाइपोल जनरेटर होता है. इसका मतलब कि पार्शियल आयनिक कैरेक्टर वो शो करते हैं.
पार्शियल आयनिक करेक्टर। आयनिक का फॉर्म मतलब क्या था, प्लस एंड माइनस, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल आयनिक करेक्टर। ये जो सिंबल है ये वाला पार्शियल, इसको ग्रीक में डेल्टा बोलते हैं, ग्रीक में डेल्टा बोलते हैं, जिसको वहीं से यूज किया गया है। सो होप इतना तो आपको क्लियर होगा। अभी इसमें हम लोग बहुत कुछ स्टडी करेंगे, आपको धीरे धीरे और क्लियर होते जाएगा। तो डायपोल मूवमेंट की जो डेफिनेशन थी, डायपोल मूवमेंट को जनरली म्यू से डिनोट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू आर इनटू चार्ज। ठीक है, यानी कितना डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन को खींचा गया। अब जैसे कि HF की अगर मैं बात करता और HCl की बात करता, तो HF क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने पास खींच लेता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है, इसको ज्यादा नहीं खींच पाता, तो यहाँ डिस्टेंस की कमी पड़ जाती है। और चार्ज का यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचा गया, कितना चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा है, कितना चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा है, वो चार्ज कहलाता है। तो इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है कूलम मीटर रहती है, जो कि जिसको हम डायप्टर कहते हैं, डायप्टर। ठीक है, डायप्टर का रखने की वजह यह थी, जिसने इसको इन्वेंट किया, जिसने डायपोल मूवमेंट की इन्वेंशन किया, पीटर डेबनी। तो उन्होंने अपने सरनेम के बेसिस पे उन्होंने उसको क्या कर दिया, यूनिट दे दी, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 1 डी, ये आपको याद रखना है। तो डायपोल मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस आर कि कितना चार्ज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड ऑब्वियसली बात है वो पिकोमीटर में ही आएगा, नो डाउट, एंड चार्ज यानी कितना चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ स्पेशल केसेस स्टडी करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट आपको क्लियर हुआ कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर के क्या बनाए, कोवेलेंट कंपाउंड बनाए, जिसमें से एक जो है दूसरे से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, जिसकी वजह से वहां पोल जनरेशन होता है। अब जैसे सपोज कि मैं बात करता हूं CO2 की, किसकी बात कर रहा हूं, CO2 की अगर बात करूं, तो CO2 में क्या आ जाएगा, 2 का ऑक्सीजन यहां और ऑक्सीजन यहां। तो ये ऑक्सीजन क्या सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी आदत से मजबूर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ये इक्वल फोर्स के साथ ये वाला ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है, उसी प्रकार इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये वाला ऑक्सीजन इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी दोनों तरफ क्या लग रहा है, इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा पाता है ना, इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जा पाता है, ऑक्सीजन अपनी पोजिशन में ही रह जाता है। तो इसीलिए ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन पोलर कंपाउंड्स है, जबकि HCl में क्या हो रहा है, पोल जनरेट हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, पोलर कंपाउंड कहलाता है। ये आपको याद रखना है, जहां पे भी डाइपोल जनरेट हो या पार्शियल चार्ज जनरेट हो वो पोलर कंपाउंड, जहां पे भी चार्ज जनरेट ना हो वो नॉन पोलर कंपाउंड कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आयनिक कंपाउंड्स को आप नहीं इन्वॉल्व करोगे, ये याद रखना, डायपोल मूवमेंट में आप आयनिक कंपाउंड्स को इन्वॉल्व नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जबकि यहाँ तो बात कोवेलेंट कंपाउंड्स की उठ रही है, तो आप इसमें कोवेलेंट कंपाउंड को ही कंसीडर करोगे। तो CO2 का आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन पोलर कंपाउंड क्यों है। क्यों? क्योंकि बोथ द ऑक्सीजन्स आर अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद द इक्वल फोर्सेस, thus the equal forces neglect the displacement of the electron and thus the electron remain at its original position, thus no charge is being generated over carbon as well as oxygen। ठीक है, अब इसका एक और केस देखते हैं, जैसे BeF2 है, ठीक है, बेरिलियम फ्लोराइड। यहां पे भी क्या होगा, बेरिलियम एक फ्लोरीन। अब यहाँ पे भी क्या करेगा, ये इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे दोनों फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रह जाएगा और एक दूसरे को इक्वल फोर्सेस क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसमें म्यू क्या होगा, 0 होगा, डायपोल मूवमेंट 0। जैसे CO2 में भी डायपोल मूवमेंट क्या है, 0 है, तभी तो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। क्योंकि अब यहाँ पे 0 क्यों आ गया मेरा डायपोल मूवमेंट, मेरा 0 क्यों आ गया, क्योंकि फ्लोरीन जो है इक्वल फोर्सेस के साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इसको इक्वल फोर्सेस के साथ, जिसकी वजह से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता ही नहीं अपनी जगह से, यानी जो मेरा R आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो जब R 0 है तो ऑब्वियसली बात है म्यू भी 0 होगा। तो ये भी क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, BF3
3, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है, ठीक है, ट्रायंगल शेप है। यहाँ से फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से फ्लोरीन अपनी तरफ, यहाँ से फ्लोरीन अपनी तरफ। फ्लोरीन खींचेगा ही खींचेगा, क्यों? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी आदत है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। अब यहाँ क्या होता है, ये फ्लोरीन भी इक्वल फोर्स के साथ खींच रहा है, ये भी इक्वल के साथ, ये भी इक्वल के साथ, यानी ये आपस में देखा जाए तो एक फोर्स कंप्लीट ऊपर जा रहा है, एक फोर्स कंप्लीट नीचे जा रहा है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सारे फोर्सेस क्या इक्वल है और प्रॉपर बॉन्ड एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर एक जन यहाँ पे एक पत्थर रखा हो, यहाँ से एक जन रस्सी बांध के खींच रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, जब तीनों जन इसको बराबर फोर्स के साथ अपने साथ तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो ये पत्थर तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो BF3 के केस में भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो आपके लिए कुछ केसेस ये इंपॉर्टेंट थे, जैसे CO2, BeF2, BF3। तो ये आपको याद रखना है कि इस केसेस में मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मेरा जीरो होगा। और ये कौन से कंपाउंड्स होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अब अगर मैं जैसे बात करूं वाटर की, H2O, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, H2O की बात कर रहा हूं। तो H2O में इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया मेरा, वाटर क्या हो गया मेरा, पोलर कंपाउंड हो गया। तो ये याद रखना है, वाटर क्या है मेरा, पोलर कंपाउंड है। अब जैसे अमोनिया की बात करूं, अब जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, अमोनिया NH3 और NH3 में कौन ज्यादा, किसका म्यू ज्यादा होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये कैसे है, थोड़ा समस्या है, इंपॉर्टेंट है। NH3 की अगर मैं बात करूं, एक लोन पेयर होता है इसके पास, ठीक है, एक H, एक है। जैसे हमने अगर बात करें नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसके साथ शेयर कर लिया, हाइड्रोजन के साथ, तो एक लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। सिमिलरली अगर NH3 बनेगा तो NH3 भी ऐसे ही बनेगा, एक लोन पेयर, एक है, एक है, एक है। ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है जो आपको याद रखना है। अब नाइट्रोजन ठहरा हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जबकि इस केस में नाइट्रोजन क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब लोन पेयर क्या करता है, यूजुअली लोन पेयर अपना अलग फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, यानी लोन पेयर अपना ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसमें भी लोन पेयर अपना ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये याद रखना है आपको कि NH3 के केस में क्या होता है कि लोन पेयर ये अपना फोर्स ऊपर लगाएगा। ये आपको अगले टॉपिक में और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, बट अभी सिर्फ समझने के लिए याद रखिएगा। और इसमें भी क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। इसमें नाइट्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा है, और इसमें फ्लोरीन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे सारा का सारा जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो भी मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ओवरऑल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जबकि NH3 के केस में अगर मैं देखूं तो लोन पेयर ऊपर की तरफ, सॉरी क्लास, जब अगर NH3 के केस में अगर मैं देखूं तो लोन पेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि फ्लोरीन जो है मेरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींच रहा है। जस्ट अ सेकंड क्लास, ओके सॉरी। तो इसमें देखूं तो लोन पेयर ऊपर की तरफ, फ्लोरीन नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी ओवरऑल जो मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे म्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है सारा का सारा, ये भी ऊपर ये भी ऊपर। और इसके केस में क्या है, ये ऊपर बाकी तीनों नीचे। तो यहाँ म्यू क्या हो जाना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो किसका म्यू ज्यादा होगा, NH3 का म्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH3। अगर आप इसकी बुक में वैल्यू देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका जो म्यू है वो 0.96 डायोप्टर दिया है, एंड इसका जो म्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0.48 डायोप्टर दिया है। मैं वैल्यू को लेकर श्योर नहीं हूं, बट फिर भी ये बता सकता हूं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये इसमें क्यों हो रहा है।
एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, NH3 के केस में सारा का सारा मैग्नेटिक मूवमेंट एक तरफ जाता है तो ऐड हो रहा है, जबकि इसमें एक ऊपर जा रहा है 3 नीचे जा रहा है तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक हमारा यही खत्म हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, आपको अच्छे से याद रखना है कि कैसे रहेगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं एंड जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं ये आपस में कभी डिसॉल्व नहीं होते हैं। कि अगर आप चाहो, जैसे नॉन पोलर कंपाउंड में मेरा बेंजीन है C6H6 और इसके में है वाटर, तो बेंजीन और वाटर कभी डिसॉल्व हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोलर के नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, पोलर में ही डिसॉल्व होगा। तो याद रखना है, लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट, लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट। इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको बुक में दिए गए हैं एनसीईआरटी में, तो बुक को आप थॉरोली रीड करेगा। आप लोगों की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि आप लोग बुक को थॉरोली रीड नहीं करते हो, ठीक है, तभी आपके एग्जाम में आप लोग अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते हो। तो पहले बुक को थॉरोली रीड करिएगा। तो लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट, यानी पोलर के साथ डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होगा। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोवेलेंट कंपाउंड में पार्शियली आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट आ रहा है। अब अगर कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। तो इसी खोज में एक आया फजान्स रूल। फजान्स ने ये कहा, जिस प्रकार से किसी कोवेलेंट कंपाउंड में पार्शियली आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है थोड़ा, उसी प्रकार से आयनिक कंपाउंड्स में भी आयनिक कंपाउंड्स ऑल्सो possess पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, लेकिन हर कोई नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं, ठीक है। जैसे हर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं पॉसेस करता है, उसमें कंडीशन क्या थी, डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वही आयनिक कैरेक्टर पॉसेस करते हैं। उसी प्रकार हर आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर पॉसेस नहीं करेगा, लेकिन कुछ करते हैं। उसके लिए उसने 2 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन ये थी कि कैटायन जो होना चाहिए मेरा बहुत स्मॉल होना चाहिए, कैटायन शुड बी स्मॉलर and anion should be larger. यानी जब भी आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो भी कैटायंस आपका रहेगा वो छोटे साइज का होना चाहिए और एनायन जो होना चाहिए वो लार्जर साइज का होना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, बेरिलियम आयोडाइड, बेरिलियम ब्रोमाइड। तो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सबसे छोटा एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इनके अंदर पार्शियली आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन दी उसने फजान्स ने। दूसरी कंडीशन उसने क्या दी, दूसरी कंडीशन उसने कहा कि आयंस के ऊपर चार्जेस ज्यादा होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या दी उसने कि कैटायन शुड पॉसेस लार्जर चार्ज। तो कैटायन के ऊपर जो चार्जेस होने चाहिए वो थोड़े ज्यादा होने चाहिए, जैसे कि Si4+, ये भी बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सिलिकॉन जो होता है मेटोलाइट्स होता है कि नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करता है, मेटल की तरह रिएक्ट करता है, तो ये बनाएगा ही बनाएगा। साथ ही साथ ऐसे देख सकते हो Al3+ भी है, ये चार्ज इसके ऊपर पहुंच जाता है, तो ये भी क्या कर सकता है, पार्शियली कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। इसलिए जो Al2O3 होता है ये एकोटेरिक होता है, बेसिक भी और एसिडिक भी, ये इसी वजह से होता है। तो ये फजान्स रूल था। ये आपके लिए दोनों पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। तो अभी तक हमारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी ऑक्टेट रूल जो था वो कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट रूल में हमको ये पता चला कि हर कोई रिएक्ट क्यों करता है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबेल गैस बनने के लिए कंप्लीट करता है। उन्होंने बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिए, बॉन्ड पैरामीटर्स दिए, बट बहुत जगह उन लोग फेल भी हुए।
फेल क्यों हुए? क्योंकि उन लोग लार्जर कंपाउंड्स के बता नहीं पा रहे थे कि वो कैसे फॉर्म होते हैं, साथ ही साथ ऑड कंपाउंड्स वाले के बारे में उन्होंने नहीं बताया पाया, जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते थे, उनका स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहे थे उन लोग कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता होगा, 3D डायमेंशनल कैसा होता होगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया एक नई थ्योरी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। उस थ्योरी का नाम था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में हम डिस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। डिस्पर थ्योरी, तो इस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि कैसे एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बदलता है, कैसे उनका लोन पेयर या बॉन्डिंग पेयर्स वाले पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, कैसे उनकी ज्योमेट्री रहती है। तो इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास अब आपकी पढ़ाई बहुत जोरों से शुरू हो गई है, मतलब it is at a fast movement and we have crossed almost half of your academic session. Okay, so please be serious now. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, and please watch the videos of every teacher and it is important for you to study and you are in 11th, जो बेसिक कहलाता है आपके कैरियर का। So have a deep study and don't follow to read your books thoroughly. Read your books also, that might help you to write the correct answers in the examination. Okay, take care all of you.